हमारे इतिहास में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फ्रीडम फाइटर है विनायक दामोदर सावरकर। जब बात सावरकर के बारे में होता है तो पूरा देश दो पक्षों में बढ़ जाता है। पहला पक्ष कहता है कि सावरकर एक स्वतंत्रता वीर थे, उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। और दूसरा पक्ष कहता है कि सावरकर एक माफी वीर थे, उनका देश की आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य। ये देखा आपने, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में सावरकर माफी वीर थे, या फिर जिनने भी आपको बताया कि सावरकर एक माफी वीर थे उनने फैक्ट को मैनिपुलेट करके या फिर हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ के इन्फॉर्मेशंस को आधा दिया ताकि ऐसा लगे कि सावरकर एक माफी वीर। वेल, अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे एज ए न्यू क्रिएटर हमको मोटिवेशन मिलता है। और एस्थेटिक्स के पीछे मत जाइए, क्वालिटी कंटेंट मिले। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। उनका बचपन काफ़ी दुखद है, क्योंकि जब वो 9 साल के थे उनके माताजी का देहांत हो जाता है। फिर जब वो 12 साल के होते तब उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। आप खुद सोच सकते हो, एक बच्चे का 9 साल में माता का देहांत हो जाए और 12 साल में पिताजी का देहांत हो जाए तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतता है। सावरकर के अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना जागी थी। ये बात का प्रमाण उनके द्वारा लिखे गए कविताएं देती है, क्योंकि जब वो 11 साल के थे तभी से उन्होंने देश के लिए कविताएं वगैरह लिखना शुरू कर दिया था। फिर 1903 में सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे यूथ एक्टिविटीज़ में आगे आने लगते हैं। फिर 1905 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन के कारण देश भर में लोगों को अंग्रेजी सम्मान का बहिष्कार करना और उसको आग लगाने के लिए बोले। उन दिनों सावरकर भी कॉलेज में यूथ्स को इकट्ठा करके फायरी स्पीच देते, उनको आर्म्ड रेवोल्यूशन के लिए मोटिवेट करते और साथ में स्वदेशी आंदोलन को भी प्रमोट कर रहे थे। ऐसे ही सावरकर ने कॉलेज में यूथ्स को इकट्ठा करके अंग्रेजी सम्मान को आग लगा दिया, जिसके कारण उनको कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। फिर तिलक जी ने श्यामजी कृष्णा वर्मा से बात करके उनके स्कॉलरशिप में सावरकर का नाम डलवा दिया। श्यामजी कृष्णा वर्मा एक गुजराती बिजनेसमैन थे जो लंदन में इंडियन हाउस के नाम से एक हॉस्टल चलाते थे, जिनमें भारत के स्टूडेंट्स को रखा जाता था जो कि आर्म्ड रेवोल्यूशन पे भरोसा करते थे, जो मानते थे कि अगर देश से अंग्रेजी शासन को या फिर अंग्रेजों को बाहर फेंकना है तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा। सावरकर को ये स्कॉलरशिप मिल जाता है और वो 1906 को लंदन लॉ की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। लंदन जाने के 1 साल के अंदर अंदर ही सावरकर इंडिया हाउस को लीड करने लग जाते हैं। वहीं पे उनका गांधी जी से पहला मुलाकात होता है और पहली मुलाकात में ही उनका गांधी जी से मुठभेड़ हो जाता है, उनका गांधी जी से बहस हो जाता है, क्योंकि दोनों का आइडियोलॉजी अलग अलग था। उनके आइडियोलॉजी में जमीन और आसमान का फर्क था। फिर 1907 में सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम से एक किताब लिखा। बुक पहले मराठी में लिखा गया था, लेकिन ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, ज़्यादा रीच हो बुक, इसीलिए उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये किताब इतना पावरफुल था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे तुरंत बैन करवा दिया, क्योंकि उसमें सावरकर ने 1857 को हुए रेवोल्यूशन को एक म्यूटनी नहीं बल्कि एक आज़ादी का लड़ाई बताया था। तो हुआ क्या था कि जो 1857 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको अंग्रेजी शासन ने म्यूटनी बताया था, यानी कि म्यूटनी मतलब जो सिपाहियों का लड़ाई होता है वो बताया था, लेकिन सावरकर ने उसको आज़ादी का पहला लड़ाई बताया था। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल के कारण इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिटिश फ्लैग का यूज किया जाता था 1907 से पहले। लेकिन 1907 में सावरकर ने मैडम भिकाजी कामा और अन्य रेवोल्यूशनरी के साथ इंडियन फ्लैग को डिज़ाइन किया। फिर सेम साल जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। तब भारत के लिए जैसे ही ब्रिटिश फ्लैग को होस्ट किया जाने वाला था, उससे पहले सावरकर और मैडम भिकाजी कामा जाके वहाँ पे इंडिया का जो नया फ्लैग डिज़ाइन किया गया था वो फ्लैग देते और उस फ्लैग को होस्ट करते, जो कि पहली बार खुद का इंडिया का झंडा था जो इंटरनेशनली होस्ट किया जाने वाला था।
आपको ये बात नहीं पता था होगा, क्योंकि जो लोग सावरकर को माफी वीर बोलते हैं और ऐसा प्रोपोगंडा चलाते हैं वो लोग ये बात नहीं बोलते उनके बारे में। फिर इसी पीरियड में यानी कि 1906 से लेकर 1909 तक में लंदन में रहते ही सावरकर ने रशियन और फ्रेंच रेवोल्यूशनरी से बॉम्ब बनाने का मैनुअल्स लिया और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और इंडियन रेवोल्यूशनरी को भेजते थे। और साथ ही पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स को किताबों के बीच में काट के भेजा जाता था या फिर मशीनरीज के साथ भेजा जाता था ताकि इंडिया में आर्म्ड रेवोल्यूशन कंटिन्यू हो सके। फिर अभिनव भारत के एक मेंबर जिनका नाम था आनंद कन्हेरे, उन्होंने नासिक के डीएम AMT जैक्सन को गोली मार दिया। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को अनंत कन्हेरे के पास से सावरकर का एक लेटर मिलता है। उस लेटर को देख के ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि सावरकर ने इंडिया में सिर्फ किताब नहीं बल्कि पिस्टल्स, रिवॉल्वर, बॉम्ब बनाने का तकनीक ये सब भारत भेजा था। जिसके बाद ब्रिटिशर्स के नज़र में सावरकर एक बहुत बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं, उनके नज़र में सावरकर एक बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं और ब्रिटिशर्स उसके बाद सावरकर को डी सावरकर यानी कि डेंजर सावरकर बुलाने लगते हैं। फिर सावरकर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। सावरकर को भी पता था कि उनको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता था। फिर 13 मार्च 1910 को सावरकर को अरेस्ट किया जाता है और ट्रायल के लिए इंडिया भेजा जाता है। उनको एक बोट जो कि लंदन से बॉम्बे जा रहा था उसमें टाइट सिक्योरिटी के साथ भेजा जाता है। लेकिन बोट जैसे ही फ्रांस पहुंचता है सावरकर वॉशरूम के एक छोटे से होल से समुद्र में छलांग लगा लेते हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल लॉस का अच्छा से ज्ञान था। उनको पता था कि अगर वो फ्रांस के धरती में जाते हैं तो वहाँ से उनको ब्रिटिश पुलिस कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन सावरकर जैसे ही समुद्र में छलांग मारते ब्रिटिशर्स के नज़र में आ जाते और वो लोग भी पीछे पीछे जाके सावरकर को अरेस्ट कर लेते। लेकिन फ्रांस ने ब्रिटेन के ऊपर उनका सोवरेनिटी वायलेट करने का आरोप लगाया और केस कोर्ट तक पहुँच जाता है। फिर फ्रांस सावरकर को वापस देने का मांग करता है लेकिन ब्रिटिश रिफ्यूज़ कर देते हैं और लास्ट में कोर्ट का फैसला ब्रिटिश के पास आता है। फिर सावरकर को इंडिया लाया जाता है और 50 साल तक का सज़ा सुनाया जाता है। उनको काला पानी का सज़ा सुनाया जाता है और उनको अंडमान सेल्यूलर जेल में भेजा जाता है। फिर उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7x11 के रूम पे रखा जाता था। उनको दूसरे प्रिजनर्स के साथ मिलने नहीं दिया जाता था। सालों तक पूरा आइसोलेशन में रखा गया था। फिर उनसे तेल निकलवाने के लिए कोल्हू चलाया जाता था। खाना खाने लायक नहीं होता था। राइस के ऊपर कंकड़ होते थे। पीने लायक पानी नहीं होता था। काफ़ी सारे लोग तो जेल के अंदर ही बीमारी से मर जाते थे। सावरकर को पेपर पेन का एक्सेस नहीं था। उनको पेपर पेन यूज करने नहीं दिया जाता था। अगर आपको समझना है कि सावरकर को उस टाइम पे कितना परेशानी झेलना पड़ा था तो आपको मैं एक छोटा सा कंपैरिजन देता हूँ। ये फोटो देखिए, ये नेहरू को जब अहमदनगर जेल में रखा गया था उस टाइम का फोटो है। वहाँ पे स्पेशली नेहरू जी के लिए एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था। उनके साथी और नेहरू जी वहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे। बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। वो अक्सर ग्राउंड पे जॉगिंग किया करते थे और वहाँ पे गार्डनिंग किया करते थे। तो आप खुद समझ सकते हैं उन दोनों में कितना डिफरेंस था, उन दोनों को कैसे जगह पे रखा गया था। अब यही फेज आगे चल के सावरकर के ज़िंदगी का सबसे कंट्रोवर्शियल फेज बनने वाला है। सावरकर जब अंडमान सेल्यूलर जेल में थे तो उस टाइम पे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कई बार मर्सी पेटिशन लिखा था और उस पेटिशन पे लिखे गए शब्द के कारण उनको अभी भी ट्रोल किया जाता है। स्क्रीन पे एक डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, उस पे नीचे राइट कॉर्नर पे देखिए लिखा हुआ है योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो लोग कहते हैं कि कैसे सावरकर ने अपने आप को सर्वेंट बता दिया ब्रिटिश का, सावरकर डर गए थे। लेकिन यहाँ पे सोचने वाला बात ये भी है कि उस टाइम पे अगर आप ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लेटर लिखते हो तो लेटर का फॉर्मेट ही यही था। वरना क्यों गांधी जब लॉर्ड केम्सफोर्ड को लेटर लिख रहे थे तो वो खुद को योर एक्सीलेंसी ओबीडियंट सर्वेंट बताते। अब यहाँ पे ये भी बात है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इस बात को डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखा था। ये सही बात है, उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखा था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी चीज़ होते थे, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया, तो वो एक लेटर लिखने का एक फॉर्मेट ही था। और उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने जो भी मर्सी पेटिशंस वगैरह लिखा था वो उनका एक स्ट्रेटेजी था, क्योंकि जब वो जेल के बाहर रहते तो वो देश के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाते, विच मेक सेंस। और जो भी लोग उनको माफ़ी वीर कहते हैं वो लोग बोलते हैं कि सावरकर ने जेल से बाहर निकलने के बाद अंग्रेज़ों के लिए काम किया, ऐसा वैसा कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अगर ये बात में उतना ही सच्चाई होता तो सावरकर के जेल से निकलने के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह ने उनके किताब का 2nd और 3rd एडिशन पब्लिश किया और INA और HRA के सारे मेंबर्स को पढ़ाया जाता था। जो भी नए मेंबर्स आते थे उनको वो किताब दिया जाता था और पढ़ना कंपलसरी था।
आज जो कांग्रेस सावरकर को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है, जो इतना बुरा बोलता है, वही कांग्रेस का इंदिरा गांधी सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहती थी। देश को बांट रहे हैं, सिंधु नदी से सागर तक हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या समाज के क्यों ना हो। स्वतंत्रता के लिए हमारी एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हिंदुत्व। सावरकर के लिए हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट धार्मिक से ज़्यादा जियोग्राफिक था। उनका मानना था कि चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हो, इस भूमि के अंदर जो भी रहते हैं वो हिंदू है। फिर सावरकर जी ने जेल से निकलने के बाद दलितों के हक के लिए लड़ाई किया। ऐसा था, आप लोगों को पता होगा कि पहले के टाइम पे दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। सावरकर ने दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए लड़ाई किया। फिर उन्होंने रत्नागिरी में एक मंदिर बनाया स्पेशली दलितों के लिए, और उनको मंदिर में जाके पूजा करने के लिए उनको अनुमति दिया जाता था। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आप सावरकर जी के बारे में क्या सोचते हो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता दीजिएगा। धन्यवाद।